दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक रसियन फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। इस सुपरहिट फिल्म की कहानी काफी धमाकेदार है, जिसे देखकर आप लोगों को न सिर्फ भरपूर मजा आएगा बल्कि कहानी का अंत देखकर आप सबका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आज से कई सालों पहले रूस के पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। घर की छत पर विक्टर नाम का एक छोटा सा बच्चा गिटार बजाते हुए सुरीली आवाज में गाना गा रहा होता है। घर के अंदर उसकी माँ फूलों का गुलदस्ता बनाते हुए अपने बेटे का गाना सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद वो रोज की तरह फूलों को अपने ठेले पर लादती है और अपने बेटे से कहती है, मैं बर्मन नगर बाजार में फूल बेचने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। विक्टर कहता है, मैं रोज घर पर ही गाने का अभ्यास करता हूँ, पर मैं अब बर्मन नगर के बाजार में सबके सामने गाना गाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें अपनी गायकी का हुनर दिखाने के बहुत से मौके मिलेंगे। बस तब तक तुम दिल से गाने का अभ्यास करो, क्योंकि दिल से गाया हुआ गीत हर किसी को पसंद आता है। विक्टर कहता है, ठीक है माँ। अब रोज की तरह उसकी माँ ठेले पर फूल लेकर बर्मन नगर जाने के लिए निकल पड़ती है और विक्टर घर के अंदर चला आता है। इसी बीच जब उसकी माँ घर से थोड़ी दूरी पर बर्फ से जमी झील के ऊपर से गुजर रही होती है, तभी घर की खिड़की से विक्टर को बर्फ के चिटकने की आवाज आती है। बर्फ चिटकने की आवाज सुनकर विक्टर तेजी से घर के बाहर बर्फ से जमी हुई झील की ओर भागता है। भागते वक्त उसका हाथ लगने से घर के अंदर जल रहा एक दीपक जमीन पर गिर जाता है। पर जब विक्टर बर्फ से जमी झील पर पहुंचता है तो देखता है कि बर्फ धंस जाने की वजह से उसकी माँ झील के अंदर समा चुकी है और फूलों का ठेला वहीं पड़ा हुआ है। इधर गिरे हुए दीपक से उसका घर भी जलकर राख हो जाता है। बेचारे विक्टर पर इस छोटी सी उम्र में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ना तो अब उसके पास माँ होती है और ना ही घर। इसलिए अनाथ विक्टर अपना गिटार लेकर बर्मन नगर के बाजार में आ जाता है। वहाँ काफी भीड़ होती है। वो किसी तरह भीड़ के बीच से निकलता है और बाजार के चौराहे तक पहुँच जाता है। वो सोचता है कि वहाँ गाने से लोग उसे कुछ पैसे देंगे, जिससे वो कुछ खा पी लेगा। पर जैसे ही वो गिटार बजाकर गाना चाहता है, तभी कुछ आवारा लड़के उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ गाना गाकर कमाई करने के लिए उसे उनके सरदार से इजाजत लेनी होगी। विक्टर अकेला होता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो सड़क छाप बच्चे उसे पकड़कर नगर में अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ ये बच्चे उसे एक पेटी के अंदर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर कूदकर उसे परेशान करने लगते हैं। इन सड़क छाप बच्चों की सरदार टीना नाम की एक औरत होती है, जो इन बच्चों से चोरी और बाकी के गलत काम करवाती थी। जब टीना अपने गिरोह के बच्चों को लकड़ी की पेटी के ऊपर कूदते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि इसके अंदर कौन है। वो बच्चे कहते हैं कि इसके अंदर कोई बाहरी बच्चा है, वो यहाँ गाना गा के पैसे कमाने आया था। ये सुनकर टीना पेटी का ढक्कन खोल देती है तो उसे अंदर डरा और सहमा विक्टर बैठा हुआ दिखता है। विक्टर उससे कहता है कि मैं भूखा हूँ, मेरी माँ ने कहा था दिल से गाओगे तो लोग तुम्हें सुनेंगे, इसलिए मैं वहाँ गाना चाहता था ताकि लोग मुझे कुछ खाने पीने के लिए दें। टीना पूछती है, और तुम्हारी माँ कहाँ है? तो विक्टर कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर वो अपनी माँ की याद में एक गाना गाने लगता है। उसकी दिल को छू जाने वाली आवाज से गिरोह के सभी बच्चे और टीना मंत्रमुग्ध होने लगते हैं। लेकिन इससे चोरनी टीना को एक आइडिया आता है और अगले दिन से वो विक्टर को नगर बाजार के चौराहे पर गाना गाने के लिए भेजने लगती है। विक्टर का गाना सुनने के लिए बाजार के सभी लोग और दुकानदार अपना काम छोड़कर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर टीना अपने गिरोह के बच्चों से बाजार के सभी दुकानों में चोरियां करवाती थी। बच्चे बाजार के लोगों और दुकान से धन और खाने पीने की चीजें चुराकर टीना के अड्डे पर इकट्ठा करते जाते हैं। जब ये सिलसिला एक दो दिन जारी रहता है तो बर्मन नगर बाजार के लोग बर्मन राजा बोरिस से इस बात की शिकायत करते हैं। तो राजा बाहर से जग्गा नाम के एक जासूस को बुलवाता है और उससे इस घटना को अंजाम देने वाले के बारे में पता करने को कहता है। जग्गा बहुत ही शातिर जासूस होता है। वो भीड़ से चोरी करने वाले एक बच्चे का पीछा करते करते टीना तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी विक्टर उसके सिर पर गिटार मार देता है, जिससे टीना तो बचकर भाग जाती है, पर जग्गा जासूस विक्टर को पकड़ लेता है। विक्टर इस बात से अनजान होता है कि टीना ने उसके हुनर का इस्तेमाल किया और उसकी आड़ में चोरियां करवाई। फिर भी जग्गा अदालत में उसे टीना के अपराधों में शामिल होने का दोषी साबित कर देता है, जिससे अदालत मासूम विक्टर को 20 साल जेल में रहने की सजा सुना देती है। इसके बाद 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब जवान हो चुके विक्टर को जेल से आजाद कर दिया जाता है। टीना ने उसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो बर्मन नगर बाजार में उसके अड्डे पर जाता है। अगले सीन में बर्मन नगर के राजा बोरिस का महल दिखाया जाता है, जहां राजा की बेटी निनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। दरअसल राजा बोरिस काफी कंजूस और मतलबी होता है और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके हिसाब से जिंदगी जिए, जबकि निनी खुले विचारों की होती है और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। इस वजह से बाप बेटी में नहीं बनती। नाराज निनी से बात करने के लिए राजा बाहर की एक चाबी से निनी के कमरे का दरवाजा खुलवाकर उसके पास जाते हैं। निनी उनसे कहती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ,
गाना गाना चाहती हूँ। ये महल मेरे लिए पिंजरे की तरह हो गया है। राजा कहते हैं ये तुम्हारा घर है, पर तुम हमारी परंपरा से अलग जिंदगी जीना चाहती हो। निनी उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को एक अलमीरा में बंद कर लेती है। उधर विक्टर जब टीना की झुग्गी पर पहुंचता है तो उसे वहाँ टीना या उसकी गिरोह के लोग नहीं दिखते, लेकिन वहाँ एक घर नुमा ठेला खड़ा होता है जिस पर टंगे गिटार को उठाकर विक्टर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी ठेला घर से एक कुत्ता मानव निकलकर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच ठेला घर से एक गधा मानव भी बाहर निकलता है। वो अपने साथी कुत्ते से कहता है कि क्या ये बेहोश हो गया है। अब तक इन दोनों के दो और साथी इंसानी मुर्गा और इंसानी बिल्ली भी बाहर आते हैं। इंसानी बिल्ली विक्टर के करीब जाकर उसे देखने लगती है, लेकिन इस दौरान विक्टर की आंख खुल जाती है, जिससे घबराकर वो इंसानी जानवर पीछे हो जाते हैं। अब विक्टर उठ खड़ा होता है और पूछता है कि तुम नमूने कौन हो। तो बिल्ली कहती है हम चारों घुमक्कड़ संगीतकार हैं। अपने ठेला घर में घूमकर हम लोग जगह जगह गाते बजाते हैं। तो विक्टर कहता है मैं बस तुम लोगों का गिटार देख रहा था और कुत्ता मानव ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम लोगों की हरकतें तो अपराधियों जैसे हैं। बिल्ली उससे कहती है दरअसल इसे लगा कि तुम बाकी इंसानों की तरह हमें परेशान करने आए हो, क्योंकि इंसान हमेशा हमारा मजाक बनाते हैं और हमें एक जगह टिकने नहीं देते। विक्टर कहता है तुम लोगों को भी सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर बिल्ली अपने साथियों से कहती है ये बंदा बाकी लोगों जैसा नहीं है। चारों जानवर बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी विक्टर उनका गिटार बजाने लगता है। उसको इतना अच्छा गिटार बजाते देखकर चारों जानवर चौंक जाते हैं। फिर जब विक्टर कुत्ते को गिटार देकर जाने लगता है तो बिल्ली उससे कहती है तुम में भी हम लोगों जैसे संगीत के लिए प्रेम है, इसलिए क्यों ना तुम हम लोगों के साथ रहो। साथ मिलकर हम संगीतकारों का एक बेहतर ग्रुप बना सकते हैं और तुम हमारे साथ रहोगे तो इंसान हमारा मजाक भी नहीं बनाएंगे। इस पर विक्टर कहता है मुझे अकेले ही रहना पसंद है। ये सुनकर बिल्ली उससे कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम ये गिटार ले जाओ, तुम्हारे अंदर संगीत का हुनर है, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो विक्टर गिटार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बिल्ली के साथी जानवर उससे कहते हैं कि तुमने उसे हमारा गिटार क्यों दे दिया। तो बिल्ली उससे कहती है कि ये पहला इंसान है जिसने हमें इज्जत दी और इसके अंदर का हुनर देखकर लगता है कि ये कुछ बड़ा करेगा। अगले सीन में राजा बोरिस के महल के सामने राजा द्वारा संगीत और गायन की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राजा का उद्घोषक कहता है जो भी अपने गीत संगीत से राजकुमारी निनी को खुश करके खिड़की पर आने के लिए मजबूर कर देगा उसे राजा 10 सोने के सिक्के देंगे, और जिसका संगीत राजा को बेसुरा लगेगा उसे लटकते हुए लोलक से उछालकर किले के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि राजा सच में काफी कंजूस है। तो अब राजा के आदेश पर प्रतियोगिता शुरू होती है और एक के बाद एक कई संगीतकार और गायक मंच पर आकर गाना बजाना शुरू करते हैं, पर राजकुमारी खिड़की पर नहीं आती। उन प्रतिभागियों में जो भी बहुत बेसुरा गा रहे होते हैं उन्हें पेंडुलम से उछालकर दूर फेंक दिया जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी प्रतिभागी डरकर पीछे हट जाते हैं, पर उसी भीड़ में विक्टर भी खड़ा होता है। वो मंच पर आकर कहता है वैसे तो 10 सोने के सिक्के बहुत कम हैं, पर फिर भी मैं गाऊंगा। इसके बाद वो गिटार बजाकर गाने की कोशिश करता है, पर इतने साल बीत जाने की वजह से उसका गला ठीक से काम नहीं करता। इसी बीच इस संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी ठेला गाड़ी पर सवार होकर वो चारों जानवर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो चारों अपना गाजा बाजा लेकर मंच पर चढ़ जाते हैं। इन चारों के वहाँ आने पर लोग फिर से इन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। ये देखकर बिल्ली विक्टर से कहती है अगर तुम हमें अपने साथ गाने बजाने का मौका दो तो ये लोग हमें भगाएंगे नहीं, साथ मिलकर हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आखिरकार विक्टर उनकी बात मान लेता है। फिर ये सभी लोग मिलकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। विक्टर की आवाज पहले जितनी अच्छी तो नहीं होती, पर फिर भी बैंड के साथ गाने की वजह से उसका संगीत वहाँ के लोगों और राजकुमारी को पसंद आ रहा होता है। इसलिए राजकुमारी अपनी खिड़की के पास आ जाती है, पर वो बाहर नहीं निकलती, जिससे किसी को भी ये नहीं पता चल पाता कि वो खिड़की के पास आ गई है। जबकि विक्टर और उसके बैंड की संगीत की धुन से वहाँ तेज कोलाहल होता है और राजा के हाथ से रुमाल छूट जाता है। ये देखकर उनके सैनिक को गलतफहमी हो जाती है कि शायद राजा को ये संगीत पसंद नहीं आया, इसलिए वो लोलक का लीवर खींच देता है। तो अब मुक्के के आकार का वो लोलक विक्टर की ओर जाने लगता है, पर विक्टर बड़ी ही फुर्ती से उछलकर उस पर चढ़ जाता है और फिर उसके ऊपर से उछलते हुए राजकुमारी के कमरे के सामने की बालकनी पकड़कर लटक जाता है। इस दौरान उसे खिड़की के पास छिपी राजकुमारी निनी दिख जाती है। विक्टर उनसे कहता है अगर आपको हमारा संगीत पसंद आया है तो आप खिड़की पर सामने क्यों नहीं आई? कम से कम मुझे 10 सोने के सिक्के तो मिल जाते और राजा को भी लग जाता कि हमारे बैंड का संगीत अच्छा है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी खिड़की पर सबके सामने आ जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। राजकुमारी अब खुश होती है। थोड़ी देर बाद विक्टर राजा से इनाम के अपने 10 सिक्के मांगता है, पर राजा कंजूस होता है और वो उसे इनाम के 10 सिक्के भी नहीं देना चाहता। इसलिए वो विक्टर से कहता है तुम राजकुमारी के साथ 2 मिनट डांस कर लो और समझना कि तुम्हारे 10 सोने के सिक्के इसी पर खर्च हो गए। विक्टर राजा की कंजूसी समझ जाता है। जबकि निनी को विक्टर और उसका संगीत पसंद आ गया था, इसलिए वो विक्टर के साथ डांस करने लगती है। नाचते वक्त वो विक्टर से बताती है कि मेरे पिता
कंजूस ही नहीं डरपोक भी हैं। आजकल हर जगह लुटेरों की गैंग का आतंक है, इसलिए मेरे पिता ज्यादातर अपने किले का फाटक बंद करवा के रखते हैं और कभी भी किले से बाहर नहीं जाते। डांस के दौरान ही नीनी विक्टर को खुद किस करके चिल्लाने लगती है, जिससे राजा को लगता है कि विक्टर ने जबरदस्ती नीनी को चूमा है। इसलिए नाराज राजा सैनिकों से विक्टर और उसके साथियों को गेट से बाहर करने का आदेश देता है। सुबह सैनिक जल्दी से विक्टर और उसके साथियों को बाहर करके किले का गेट बंद कर लेते हैं। बाहर विक्टर चारों इंसानी जानवरों को अलविदा कहकर जंगल की ओर जाने लगता है, तो वो चारों कहते हैं इस समय बाहर हर जगह खूंखार लुटेरों का आतंक है। विक्टर कहता है मेरे पास लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सुनकर वो चारों जानवर भी विक्टर के साथ चलने का फैसला करते हैं। तो अब गधा वो घर नुमा ठेला गाड़ी खींचता है, जबकि उसके साथी और विक्टर ठेला गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। गाड़ी के अंदर बैठे जानवर विक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई सपना है? विक्टर कहता है बचपन में था, पर सब टूट गया। अब मैं एक औरत को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उससे अपने सवालों के जवाब चाहिए। इसी बीच गाड़ी खींच रहे गधे को थोड़ी ही दूरी पर सामने से आ रहे दो लुटेरे दिखते हैं। ये देखकर गधा मरने का नाटक करके लेट जाता है और उसके बाकी के साथी पेड़ के पास छिप जाते हैं। अब जब दोनों डाकू गाड़ी के पास आते हैं तो वो गधे को मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। डाकुओं के आगे बढ़ते ही गधा उठ जाता है और उसके साथी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं, पर अब तक भोर हो चुकी होती है। ये देखकर आदत से मजबूर मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है। उसके साथी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर तब तक दोनों डाकुओं की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है और वो इन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ा लेते हैं। बचने के लिए ठेला गाड़ी में बैठकर ये सभी लोग भागते हैं। गाड़ी को खींच रहा गधा तेजी से दौड़ रहा होता है, पर अब तक जंगल में छिपे बाकी के डाकू भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब मिलकर इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। इस दौरान कुछ डाकू गाड़ी तक पहुंच भी जाते हैं, तो कुत्ता और विक्टर उन्हें मार के नीचे गिरा देते हैं। विक्टर गाड़ी पर चढ़ रहे हर डाकू को गिटार मार मार के नीचे गिराता जाता है। ये देखकर पीछे दौड़ रहे कुछ डाकू गाड़ी की ओर बारूदी गोले फेंकने लगते हैं। बेचारा गधा किसी तरह इन विस्फोटक गोलों से बचते हुए गाड़ी को आगे की ओर खींच रहा होता है। इस दौरान गाड़ी की ओर फेंके गए एक गोले को गिटार मारकर विक्टर डाकुओं की ओर ही उछाल देता है, पर तभी विक्टर की नजर गाड़ी के ऊपर रखे हुए बॉक्स में छिपी राजकुमारी पर पड़ती है। उसका ध्यान राजकुमारी पर होने की वजह से डाकुओं द्वारा फेंका गया गोला गाड़ी के ऊपर के बॉक्स पर गिरता है। इससे बॉक्स और विक्टर दोनों नीचे गिर जाते हैं। बॉक्स एक रस्सी के जरिए गाड़ी से बंधा हुआ होता है, इसलिए विक्टर उस बॉक्स को पकड़कर गाड़ी के साथ ही आगे घिसकने लगता है। वो गाड़ी के अंदर बैठे कुत्ते से कहता है कि बॉक्स के अंदर राजकुमारी है, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। ये कहकर विक्टर कूदकर गाड़ी पर चढ़ जाता है, तो पीछे दौड़ रहा एक डाकू घिसट रहे बॉक्स पर चढ़ जाता है। बॉक्स को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए विक्टर वापस बॉक्स पर कूद जाता है और अब वो पीछे दौड़ रहे डाकुओं को एक एक करके मारता जाता है, लेकिन डाकुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं होते। इस सब घटनाक्रम के दौरान सोई हुई इंसानी बिल्ली जाग जाती है और वो एक तकिया फाड़ देती है। तकिए से निकली ढेर सारी रुई हवा से उड़कर डाकुओं के चेहरे और आंखों पर पड़ती है, तो सभी डाकू खुद को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे विक्टर और उसके साथी बचने में कामयाब हो जाते हैं। अब विक्टर निनी को बॉक्स से निकालकर गाड़ी पर चढ़ा लेता है। जंगल को पार करके ये लोग घास के एक मैदान में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी इस खुली जगह पर आकर बहुत खुश होती है। विक्टर उससे कहता है तो तुमने किस करने का नाटक इसीलिए किया था ताकि राजा हमें बाहर निकाल दे और तुम भी छिपकर हमारे साथ आ सको। चारों जानवर कहते हैं अच्छा है, अब से ये भी हमारे घुमक्कड़ म्यूजिक बैंड के साथ रहेगी। तो विक्टर कहता है तुम लोग मूर्खों जैसी बातें मत करो, ये वहाँ से छिपकर भागी है। अगर ये हमारे साथ रही तो राजा को लगेगा कि हम लोगों ने इसका किडनैप किया है और इस जुर्म में वो हम लोगों को फांसी पर लटकवा देगा। नीनी कहती है तुम लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ से उत्तर में विश्व रात्रि संगीत महोत्सव का आयोजन होने वाला है। उसमें दुनिया भर के म्यूजिक बैंड्स भाग लेते हैं। उसे जीतने पर तुम लोगों को काफी धन भी मिलेगा और शोहरत भी। फिर तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हो। ये सुनकर सभी जानवर तो काफी खुश होते हैं, पर विक्टर कहता है तुमको वहाँ साथ ले जाकर हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। विक्टर के ना मानने पर राजकुमारी अपना मुकुट फेंकते हुए कहती है मुझे राजकुमारी की जिंदगी नहीं जीनी, मेरा सपना है विश्व रात्रि संगीत समारोह में भाग लेना और मैं तुम लोगों के बिना ये नहीं कर पाऊंगी। बचपन में विक्टर का सपना भी दुनिया के सामने अपनी गायकी का हुनर दिखाना होता है, इसलिए आखिरकार वो नीनी को साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में राजा को कबूतर के जरिए जग्गा जासूस के पास संदेश भिजवाते हुए दिखाया जाता है। राजा का संदेश पाकर जग्गा अपने हॉट एयर बैलून को पकड़कर उड़ते हुए राजा के महल तक आ जाता है। वहाँ तफ्तीश करके वो राजा से कहता है आपकी बेटी उसी म्यूजिक बैंड के साथ भागी है। राजा कहता है भागी है या उसे किडनैप किया गया है, तो जग्गा कहता है वो बेटी मिलने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना, मैं जल्दी ही आपकी बेटी और उस म्यूजिक बैंड वाले को यहाँ ले आऊंगा, पर मुझे इसके लिए 1000 सोने के सिक्के चाहिए। ये सुनकर कंजूस राजा हकबका जाता है, पर जासूस से अपना काम निकलवाने के लिए वो हामी भर देता है। अगले सीन में झील में खड़ा विक्टर सोच रहा होता है कि माँ ने सही कहा था, जब तक मैं साफ दिल से नहीं गाऊंगा तब तक लोग उसको दिल से पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मुझे पहले की
तरह दिल से गाना होगा। अब हर गुजरते दिन के साथ विक्टर और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कई बार ये लोग रास्ते में रुककर गाने बजाने का अभ्यास करते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। धीरे धीरे ये लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और फिर झूमते गाते ये लोग उस नगर के करीब पहुंच जाते हैं जहां विश्व संगीत महोत्सव का आयोजन होने वाला होता है। इतने दिन आपस में साथ रहने की वजह से विक्टर और निनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रात होते होते ये सभी लोग संगीत महोत्सव के रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि आपके म्यूजिक बैंड का रजिस्ट्रेशन किस नाम से करना है। आपस में डिसाइड करने के बाद ये लोग अपने बैंड का नाम बर्मन म्यूजिशियन बैंड लिखवाते हैं। इसके बाद निनी उस स्टेज पर जाती है जहां अगले दिन उसे अपने बैंड के लोगों के साथ परफॉर्म करना होता है। वो काफी खुश होती है और विक्टर के साथ नाचते हुए उससे कहती है कि यहाँ आना मेरा सपना था, पर उसे नहीं पता था कि उसके सपने पे ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि जब वो विक्टर के साथ स्टेज पर बैठी होती है तभी जग्गा जासूस उसे खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और पीछे से बेहोशी की सुई मारकर निनी को बेहोश कर देता है। विक्टर और जग्गा दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि बचपन में जग्गा ने ही विक्टर को पकड़ा था। विक्टर उससे लड़ना चाहता है पर शातिर जासूस उसकी आंखों में नींबू निचोड़कर उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। फिर बेहोश पड़ी निनी को लेकर जग्गा अपने हॉट एयर बैलून से वहां से उड़ जाता है। अब विक्टर ये घटना चारों जानवरों से बताते हुए कहता है कि मुझे राजकुमारी को छुड़ाने जाना होगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वो चारों कहते हैं राजा को उनकी बेटी मिल गई है और कल रात ही हमें यहाँ परफॉर्म करना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए तुम हमारे साथ यहाँ रहकर संगीत महोत्सव में भाग लो। पर विक्टर नहीं मानता और वो गाने का पर्चा बिल्ली को देकर निनी को बचाने निकल पड़ता है। पर जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तभी वो लुटेरों के जाल में फंस जाता है। उधर जग्गा राजा की बेटी उनको सौंपकर उनसे कहता है अब मुझे वादे के मुताबिक 1000 सिक्के दे दीजिए। तो राजा कहता है मुझे एक बात जाननी है, तुमने विक्टर को बचपन में भी पकड़ा था ना, आखिर जब उसने सबको अपने संगीत से मंत्र मुग्ध कर दिया था तो तुम उसके असर से कैसे बच गए थे। जग्गा कहता है क्योंकि मेरे दिल में प्यार नहीं है और वो प्यार के गाने गाता था। ये कहकर अचानक से जग्गा वहाँ से चला जाता है। उधर लुटेरे विक्टर को पकड़कर गुफा में अपनी सरदार टीना के पास ले जाते हैं। टीना को देखकर विक्टर गुस्से और दुख से भर जाता है और उससे कहता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया और इतने सालों में तुम जेल में ये तक जानने नहीं आई कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। लीना शातिर होती है, वो विक्टर से कहती है पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, हम लोगों को राजा ने राज्य से बाहर निकाल दिया था, अगर हम लोग लूटपाट ना करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। और अब तो राजा भी हमारे गिरोह से डरकर किले से बाहर नहीं निकलता, लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे। सीधा साधा विक्टर उसे बता देता है कि वो राजा की बेटी से प्यार करता है और वो उसे छुड़ाने जा रहा था। इस पर टीना उसे कहती है राजा किले का गेट इतनी आसानी से नहीं खोलेगा, इसके लिए तुम्हें हमारी बताई योजना के अनुसार काम करना होगा। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए विक्टर टीना पर भरोसा कर लेता है। तो अब ये सभी डाकू विक्टर के कपड़े और हुलिया थोड़ा बदल देते हैं ताकि राजा उसे पहचान न सके। इसके बाद विक्टर टीना और कई डाकुओं को बंदी की तरह बांधकर राजा के किले के गेट के सामने ले जाता है। गेट की सुराग से वो राजा से कहता है कि मैंने डाकुओं और उसकी सरदार को पकड़ लिया है, अब आज से इन लुटेरों का आतंक खत्म हुआ। लुटेरों को बंदी बना देखकर राजा बहुत खुश होता है और वो किले का गेट खुलवा देता है। अब राजा के सैनिक टीना और उसके गिरोह के लोगों को किले के अंदर महल के पास ले जाते हैं। वहाँ हकीकत से अनजान राजा इस बात की घोषणा कर देता है कि आज से किले का गेट हमेशा के लिए खुला रहेगा और सभी लोग कहीं भी आ जा सकेंगे क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद राजा सैनिकों को साथ लेकर जंगल से लेकर हर उस जगह पर जाता है जहाँ वो डाकुओं की वजह से जाने से डरता था। इन्हीं यात्राओं के दौरान वो खुद के द्वारा झील के अंदर छुपाया हुआ एक खजाने का बॉक्स निकालने लगता है। उधर किले के अंदर महल के बाहर टीना के इशारे पर बंदी बनने का नाटक कर रहे उसके गिरोह के लोग राजा के बचे कुचे सैनिकों पर धावा बोलकर वहां महल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इधर जब तक राजा खजाने का बॉक्स लेकर झील के ऊपर आता है उसके वहां के सैनिक भी लुटेरों के कब्जे में आ चुके होते हैं। अब विक्टर महल के अंदर से राजकुमारी को आजाद कर देता है, लेकिन जब राजकुमारी देखती है कि लुटेरों ने महल पर कब्जा कर लिया है और उसके पिता भी पकड़े गए हैं तो वो विक्टर से कहती है कि तुम गद्दार हो। विक्टर सोचता है कि जिस राजकुमारी के लिए मैंने ये सब किया वही आज मुझे गद्दार समझ रही है। थोड़ी देर में टीना महल की खिड़की पर आकर प्रजा से कहती है कि आज से मैं ही बर्मन नगर की राजा हूँ और अब से यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। ये सुनकर विक्टर टीना के पास जाकर उससे कहता है कि हमारा काम बस राजकुमारी को छुड़ाना था, पर तुम ये गलत कर रही हो, इसलिए राजा और उसकी बेटी को छोड़कर तुरंत महल खाली कर दो। टीना कहती है इतने सालों तक हमने वनवास काटा पर अब ये नहीं होगा, इसलिए विरोध कर रहे विक्टर को जेल में डलवा देती है। लुटेरों का राज आ जाने की वजह से नगर में चारों ओर अराजकता का माहौल हो जाता है। ये सब देखकर जग्गा जासूस चुपके से जेल के पास जाकर वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देता है और फिर वो जेल का ताला खोलकर विक्टर को आजाद करते हुए कहता है मेरी गलती को सुधारने का वक्त आ गया है, अब तुम जाओ और सब कुछ ठीक कर दो। तो विक्टर वहाँ से निकल जाता है और उसकी जगह जग्गा खुद को जेल के अंदर बंद कर लेता है। उधर संगीत महोत्सव शुरू हो जाता है। बर्मन बैंड का नंबर आने पर वो बेचारे जानवर अकेले ही गा बजा रहे होते हैं, लेकिन तभी जासूस का उड़ने वाला गुब्बारा पकड़कर विक्टर वहाँ पहुंच
जाता है। उसको देखकर जानवरों का उत्साह बढ़ जाता है और वो दिल लगाकर गाने बजाने लगते हैं। विक्टर की आवाज से वहाँ हर कोई झूमने को मजबूर हो जाता है और आखिरकार बर्मन बैंड को विजेता घोषित कर दिया जाता है। पर ट्रॉफी लेते वक्त विक्टर वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि हमारी खुशी अभी अधूरी है, क्योंकि मेरी गलती की वजह से हमारा नगर लुटेरों के कब्जे में है। उधर बर्मन नगर में सुबह होने पर टीना के आदेश पर राजा, राजकुमारी और जग्गा को सजा देने के लिए मंच पर लाया जाता है। सबसे पहले जासूस को भारी लोलक से उछालकर दूर फेंक दिया जाता है। अब इससे पहले कि राजा के साथ कुछ होता, विक्टर, गधा, कुत्ता और बिल्ली वहां आकर टीना के गिरोह के लोगों पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा और राजकुमारी भी डाकुओं से लड़ रहे होते हैं। मंच पर हो रही इसी लड़ाई के दौरान टीना का हाथ गलती से लोलक के लीवर पर पड़ जाता है, जिससे लोलक पहले तो मंच पर खड़े राजा को किले के बाहर उछाल देता है और फिर पीछे की तरफ आकर मंच पर खड़े विक्टर और उसके साथियों को भी नीचे गिरा देता है। मौका देखकर डाकू जाल फेंककर विक्टर और उसके साथियों को फिर से पकड़ लेते हैं, पर इस बार ये दुष्ट डाकू इन सभी को ठेला गाड़ी के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। महल की खिड़की से ये देखकर टीना लुटेरों को रोकने के लिए आने लगती है, पर रास्ते में वो फिसलकर गिर जाती है। उधर आग की वजह से गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों का दम घुटने लगता है। बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन तभी इंसानी मुर्गा संगीत महोत्सव के आयोजक और दर्शकों के साथ वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वो बर्फीली गैस से ठेला गाड़ी में लगी आग को बुझाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अब डाकुओं की संख्या उन लोगों के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए सारे डाकू पकड़े जाते हैं। उधर राजा जिस तालाब में गिरा होता है, टीना भी लोलक लगने से उसी तालाब में जाकर गिरती है। बाहर निकलकर वो दोनों एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। फिर ये दोनों महल में वापस लौट आते हैं, जहाँ विक्टर और निनी की शादी हो जाती है और राजा सभी लोगों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दे देता है। राजा खुद भी टीना के साथ घर बसा लेता है। इसके बाद घुमक्कर संगीतकारों का ग्रुप एक नए मिशन पर निकलता है। अगर आपको भी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से, जो अंतरिक्ष से बेहद तेज रफ्तार से नीचे गिर रही थी, और फिर हम देखते हैं कि स्पेसशिप एक तालाब में जा गिरी थी। इसके बाद स्पेसशिप में से दो इंसान जैसे दिखने वाले लोग स्पेस सूट पहनकर बाहर आए। एक आदमी ने अपने बेहोश साथी को घसीटकर बाहर निकाला और फिर खुद सो गया, जिसके बाद उसे अपने ग्रह पर बिताई हुई जिंदगी की झलक दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेहोश साथी की छाती पर भयानक घाव था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी उसे तालाब में मौजूद अपने कंप्यूटर से आवाज आई। उसने तुरंत कंप्यूटर को बाहर निकाला और उसमें से इस जगह के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। फिर उसने बाकी स्पेसशिप्स की लोकेशन का पता लगाया, पर कंप्यूटर ने उसे बताया कि फिलहाल आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप मौजूद नहीं है। अब वो थोड़ा निराश हो गया। खैर, फिर उसने कंप्यूटर से एक तार अपनी आंख में जोड़ी, जिसके बाद इस ग्रह का सारा इतिहास, यहाँ के लोग, जानवर, भाषाएं और रहने सहने की सारी जानकारी उसके दिमाग में पहुंच गई। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। फिर शाम को उसने अपने मरे हुए साथी के लिए कब्र खोद कर उसे दफना दिया। अब इस आदमी का मिशन था सिर्फ अपनी बंदूक के सहारे इस घने जंगल से सही सलामत बाहर निकलना और अपने ग्रह पर वापस जाना। काफी देर चलने के बाद वो एक भारी भरकम व्हेल की लाश के सामने पहुंचा और वो समझ गया कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। उसने देखा कि वो एक गांव में पहुंच गया था, लेकिन वो पूरा गांव किसी भयंकर हादसे में एकदम तबाह हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वो तुरंत भाग निकला, लेकिन जल्द ही एक घुड़सवार उसके पीछे पड़ गया। उसने इस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और साथ ही उसकी बंदूक भी नदी में गिर गई। अब इस आदमी को बेहोशी की हालत में बंदी बनाकर वाइकिंग्स के एक गांव में लाया गया, जो चारों ओर से लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस गांव के राजा रॉथकर को देखते हैं, जो अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान फ्रेया ने अपने पिता से कहा कि वो वुल्फ्रिक से शादी हरगिज नहीं करेगी। तभी अचानक गलती से फ्रेया के कंधे पर चोट लग गई तो राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। तभी वुल्फ्रिक वहां आया, पर उसकी अजीब बातें सुनकर फ्रेया वहां ज्यादा देर तक रुकी नहीं और बाहर चली गई। खैर, फिर वुल्फ्रिक ने राजा को खबर दी कि पास के गांव पर भयानक हमला हुआ है। पूरा गांव खून से सना हुआ है, लेकिन वहां उन्हें एक भी लाश नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ा, मगर वो इस इलाके का नहीं लगता। तब हम देखते हैं कि उस आदमी को पूरे गांव के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया गया और सब हंसकर तमाशा देख रहे थे। खैर, फिर वुल्फ्रिक उस आदमी को पूछताछ के लिए कमरे में घसीट लाया। वुल्फ्रिक ने उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने कहा कि उसका नाम कीनन है। कीनन ने उसे झूठ कह दिया कि वो उत्तर दिशा के इलाके से यहाँ पर ड्रैगन्स का शिकार करने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि साथ के गांव की तबाही के पीछे कीनन का हाथ है। अब कीनन ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर वाइकिंग्स बहुत ताकतवर थे। बाद में जब वो अकेला कैद था तो उसने बेहद गर्म लोहे के सरिये से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फ्रेया वहां आ पहुंची।
वहीं दूसरी ओर राजा ने वुल्फ्रिक से कीनन के बारे में पूछा, मगर वुल्फ्रिक ने बताया कि अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। तब राजा ने उसे तबाह हुए गांव के राजा गुनार को ढूंढने को कहा, ताकि वो उसे समझा सकें कि उनके गांव पर हुए हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। वुल्फ्रिक इसके लिए हरगिज राजी नहीं था, क्योंकि गुनार ने उसके पिता का कत्ल किया था, इसलिए वो गुनार से नफरत करता था। खैर राजा ने उसे समझाया कि वो सब तेरे बाप की लापरवाही की वजह से ही हुआ था, गुनार की गलती नहीं थी इसमें। उधर फ्रेया और कीनन साथ थे, तो फ्रेया ने उससे पूछा कि क्या उसने ही पास के गांव पर वो हमला किया था, लेकिन कीनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक उसने खुद को आजाद करके फ्रेया और गार्ड पर हमला बोल दिया और उन्हें हराकर वहां से भाग निकला। अब आधी रात को कीनन भाग रहा था, मगर अचानक वहां दुश्मन के हमले का ऐलान हो गया। जल्द ही उनके गांव की फौज युद्ध के मैदान में उतर आई, क्योंकि उन्हें लगा कि गुनार उनके गांव पर हमला करने वाला है। पर बाहर आकर वो सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूंखार जानवर है, जिसने पहले ही गांव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब कीनन भी इस जानवर के पीछे दौड़ा। उसने जानवर के सामने जाके उसे मूरवेन कहकर पुकारा, और तब ये खुलासा होता है कि वो इसी ड्रैगन का शिकार करने आया था। अब कीनन उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर फौजियों ने उसे फिर से पकड़कर एक पत्थर से बांध दिया। तब उसे अपने ग्रह की फिर से याद आई, जब मूरवेन्स की फौज ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया था और कीनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया। खैर फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटे से गरीब बच्चे ने कीनन को अपनी ब्रेड का छोटा सा हिस्सा दिया। वहीं दूसरी ओर गांव वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कल रात किस भयानक जानवर ने उन पर हमला किया था। फिर वो कीनन को राजा के सामने लाए, तो राजा ने कीनन से इस ड्रैगन के बारे में पूछा। तब कीनन ने उन्हें बताया कि इस ड्रैगन का नाम मोरवेन है और इसने कीनन के ग्रह के लोगों पर भी हमला किया था। मोरवेन अक्सर अपने शिकार को रोशनी से आकर्षित करते हैं और फिर उसे बुरी तरह मार डालते हैं। असलियत तो ये थी कि मोरवेन के पास गायब होने की ताकत है और वो कीनन की स्पेसशिप में ही छुपकर यहाँ पहुंचा था और तब से ही वो चारों ओर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गांव वाले तो कीनन को फांसी देने को तैयार हो गए, क्योंकि उसी की वजह से धरती पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। मगर राजा ने जैसे तैसे उन्हें रोका। फिर कीनन समझ गया कि वाइकिंग्स अपने लोगों की रक्षा के लिए मोरवेन का शिकार करने के लिए जरूर जाएंगे, इसलिए उसने राजा से गुजारिश की कि वो भी उनके साथ मोरवेन को पकड़ने जाना चाहता है। इस पर राजा मान गया और जैसे ही वो बाहर निकले तो अचानक फ्रेया ने उसे मुक्का मारकर कल रात का बदला लिया। खैर इसके बाद वो सब गांव से बाहर मोरवेन को ढूंढने निकल पड़े। तब रास्ते में राजा ने कीनन से बातचीत करनी शुरू की। उसने कहा कि अगर उन्होंने मोरवेन को अभी नहीं रोका तो यहाँ भी वही हाल होगा जो कीनन के ग्रह पर हुआ था। तब वुल्फ्रिक ने सबको खबर दी कि आसपास कई सारी लाशें मिली हैं। उसने कहा कि उन्हें छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशाओं में मोरवेन की तलाश करनी चाहिए, लेकिन कीनन ने कहा कि सबके साथ रहने में ही भलाई है। मगर राजा नहीं माना और उसने कहा कि दो दो लोगों का जोड़ा अलग अलग दिशाओं में जाएगा। जब राजा और बोरोमिर नाम का सेनापति अपने रास्ते गए तो अचानक ऊपर से एक घोड़े का कटा हुआ सर उनके सामने आ गिरा। वहीं दूसरे सिपाहियों को एक गुफा के बाहर गली सड़ी लाशें मिली और तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य आया। उन्हें गुफा से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो बाकी फौज भी वहां आ पहुंची और वो सब तुरंत गुफा में घुसे, जहां उनका सामना एक वहशी भालू से हुआ। पूरी गुफा लाशों के ढेर से भरी हुई थी। ये उसी तबाह हो चुके गांव के लोग थे, तो सबको लगा कि इस सब के पीछे जरूर इस भालू का हाथ होगा। उन्होंने भालू पर हमला कर दिया और अंत में कीनन ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम किया। तब कीनन की बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे अपनी कैद से रिहा कर दिया। इसके बाद शाम को पूरे गांव ने भालू की मौत का जश्न मनाया। कीनन भी इस जश्न में आम गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर शामिल हुआ। उसे देखते ही सबने खुली बाहों से उसका स्वागत किया और राजा ने उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाया। तभी कीनन के सामने वही गरीब बच्चा आ गया जिसने कीनन को अपनी ब्रेड का हिस्सा दिया था। तो कीनन ने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे अपनी तलवार तोहफे में दी। फिर उसने बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम एरिक है और उसके माँ बाप एक लड़ाई में मर चुके थे, इसीलिए अब सभी गांव वाले मिलकर उसकी देखभाल करते थे। कुछ देर बाद वुल्फ्रिक ने खेल खेल में कीनन को चुनौती दी। तब कुछ सिपाही ढाल अपने सर पे रख के बैठ गए और खिलाड़ियों को उनके सर पर रखी ढाल पर चलकर अंत तक पहुंचना था। बेचारा कीनन तो कई बार लड़खड़ाते हुए बोरोमिर पर जा गिरा, पर वुल्फ्रिक ने उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसे हाथ देकर खड़ा किया। आखिरकार जश्न खत्म होने के बाद कीनन हॉल से बाहर निकला तो फ्रेया उससे मिलने आई। उसने कीनन का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने जंगल के मिशन पर फ्रेया के पिता का साथ दिया था। लेकिन कीनन ने कहा कि सच तो ये है कि लोगों की जान लेने वाला वो जानवर मोरवेन है, ना कि कोई भालू, और वो किसी भी समय वापस आ सकता है।
अभी अचानक हम देखते हैं कि गुन्नार की फौज ने उनके गांव पर हमला बोल दिया था। दोनों ओर से जबरदस्त तलवारबाजी चल रही थी, जिसमें कीनन और फ्रेया भी शामिल हो गए और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। इधर गुन्नार ने राजा को घेर लिया था और वो उसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर कीनन ने राजा की जान बचाई। अब कीनन और गुन्नार के बीच भयंकर लड़ाई होने से पहले ही गुन्नार के सिपाही उसे खींचकर पीछे ले आए, क्योंकि वो जानते थे कि गुन्नार कीनन के सामने नहीं टिक पाएगा। जाने से पहले गुन्नार ने राजा को गाली देते हुए उस पर अपने गांव की तबाही का इल्जाम लगाया। खैर, लड़ाई खत्म होने के बाद फ्रेया ने कीनन को गुन्नार के बारे में सब कुछ बताया। कई साल पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा हुआ करते थे तो उन्होंने आसपास के सभी गांवों को इकट्ठा करके फ्रांस पर हमला करने का प्लान बनाया, मगर उस वक्त गुन्नार ऐन वक्त पर वहां पहुंचा ही नहीं, जिस वजह से उसे धोखेबाज समझा गया और तब से दोनों गांवों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गुन्नार और उसकी फौज जंगल में पड़ाव डालकर बैठे थे। पता चला कि आज वो वुल्फ्रिक पर हमला करके सालों पहले का बदला लेने आए थे। पर जैसे ही एक सिपाही कुछ दूर हल्का होने गया तो अचानक तालाब में से मोरवेन बाहर आ गया और उसने सिपाही को बेरहमी से मार डाला। गुन्नार और उसकी फौज को लगा कि इस हमले के पीछे वुल्फ्रिक का हाथ है। कुछ ही पलों में मोरवेन ने कई सिपाहियों को मार गिराया और अंत में सिर्फ गुन्नार उसके सामने खड़ा था। उसने बिना जान की परवाह करते हुए मोरवेन का सामना करने का फैसला किया। तभी हम देखते हैं कि गुन्नार के कुछ साथी मोरवेन से भागकर दूसरे गांव में आ गए थे और वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलने की भीख मांगने लगे। जब वुल्फ्रिक ने गुन्नार के आदमियों को फिर से गांव में देखा तो उसे लगा कि ये जरूर उनकी कोई चाल है, इसीलिए उसने अपने सिपाहियों को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही पलों में गुन्नार वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। वो एक बार के लिए मोरवेन से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया था। वो भी अब साथ वाले गांव से मदद मांगने के इरादे से ही आया था, मगर वुल्फ्रिक के सिपाहियों ने लगातार तीर चलाकर गुन्नार के सभी साथियों को मार डाला। अंत में सिर्फ गुन्नार जिंदा बचा तो कीनन ने फौजियों को जैसे तैसे रोका और गांव के दरवाजे खुलवाए ताकि गुन्नार अंदर आ सके। गुन्नार के अंदर आते ही वुल्फ्रिक उसकी जान लेने को तैयार हो गया, पर तभी सबकी नजर जंगल में जगमगा रही नीली रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक आदमी को बुरी तरह नोचकर खा रही थी। कुछ ही पलों में नीली रोशनी लाल हो गई, जिससे मोरवीन का असली भयानक रूप सबके सामने आ गया और वो जंगल में भाग गया। अब सभी लोगों को समझ आ गया था कि इन जानलेवा हमलों के पीछे किसी भालू का नहीं, मोरवीन का ही हाथ है। इसके बाद ग्रेट हॉल में राजा ने सबको इकट्ठा किया, जहाँ गुन्नार और वुल्फ्रिक अब भी एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े थे। गुन्नार ने बताया कि जब उसने मोरवीन पर अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पत्थर की दीवार को मार रहा हो। तब कीनन ने बताया कि मोरवीन को खुले इलाके में मारने की कोशिश करना बेहतर है, इसीलिए उन्हें मोरवीन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। मगर वुल्फ्रिक इसके लिए राजी नहीं था। उसने कहा कि कीनन उनके ग्रह का आदमी नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तब कीनन ने गुस्से में कहा कि 2 रुपए का दिमाग तो है नहीं तेरे अंदर, सारे अंदाजे गलत होते हैं तेरे। पहले कहा कि भालू ने हमला किया, फिर इस बेचारे गुन्नार की पूरी फौज मरवा दी बिना बात के। अचानक वो दोनों हाथापाई पर उतर आए, पर राजा ने उन्हें छुड़ाया। फिर उसने कीनन की बात मानकर कहा कि मोरवीन को पकड़ने के लिए जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। फिर अगले दिन लोगों ने गांव के बाहर जाल बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई मीटर गहरा खड्डा खोदा और उसे बाहर से ढक दिया ताकि वो आम झोपड़ी जैसा लगे। इसके बाद उन्होंने गड्ढे में कई पोल्स खड़े किए और उसे पूरी तरह से तेल से भर दिया। असल में कीनन मोरवीन को इस गड्ढे में लाकर उसे आग में जलाकर राख करने का प्लान बना रहा था। आखिरकार सारा काम खत्म होने के बाद राजा ने कीनन को अपने यहाँ नौकरी दे दी और इसी के साथ कीनन भी उनके गांव का हिस्सा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कल रात को जिन सिपाहियों पर मोरवीन ने हमला किया था उनमें से एक की आंख खुली और उसने देखा कि वो चारों ओर लाशों से घिरा हुआ था, मगर उसी समय मोरवीन ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी ओर कीनन और फ्रेया उसकी झोंपड़ी में बैठकर सूप पी रहे थे तो कीनन ने अपनी जिंदगी का असली सच बताया। उसने कहा कि उसके ग्रह के लोग पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हैं। जब वो मोरवीन के ग्रह पर कब्जा करने पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त बॉम्ब धमाके करके उनकी सारी प्रजाति को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने बचे खुचे मोरवीन्स का शिकार किया। इस फौज में कीनन भी शामिल था और इस खतरनाक मिशन पर जाने के बदले उसके परिवार को रहने की अच्छी जगह दी जानी थी। आखिरकार मोरवीन के ग्रह पर कब्जा करने के बाद कीनन को अब अगले मिशन पर जाना था। तब उसे पता चला कि एक मोरवीन जिंदा बच गया था। वो कीनन की स्पेसशिप की वेंट में जा छुपा और यही वो मोरवीन था जो कीनन के साथ धरती पर आ गया और अब वो यहाँ लोगों को बुरी तरह मार रहा है। कीनन को लगता था कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है, पर फ्रेया ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर उसने कीनन को अपनी खानदानी तलवार दी ताकि वो इससे मोरवीन का खात्मा करके धरती के लोगों की रक्षा कर सके। आज रात वो लोग गुन्नार की मदद के साथ मोरवीन के जाल में फंसने वाले थे,
फौजियों ने गांव के दरवाजे खोले और फिर वुल्फ्रिक और कीनन बाहर निकलकर मॉर्विन के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें अंधेरे में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कीनन ने एक जलती हुई मशाल जंगल की ओर फेंक दी और तभी उन्होंने देखा कि मॉर्विन तो बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तभी अचानक एक पादरी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मॉर्विन को भगवान के नाम पर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन मॉर्विन ने एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर वुल्फ्रिक और कीनन तुरंत भाग निकले ताकि मॉर्विन उनके पीछे आकर जाल में फंस जाए। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और मॉर्विन गड्ढे में जा गिरा, मगर बदकिस्मती से वुल्फ्रिक का भी पैर फिसल गया और वो भी गड्ढे में गिर गया। तभी अचानक बाहर के दरवाजे भी बंद हो गए, जिससे वुल्फ्रिक अंदर ही फंस गया। इधर निशानेबाज सिपाही गड्ढे में आग का तीर मारकर धमाका करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर कीनन ने वुल्फ्रिक को छोटी सी जगह से बाहर निकाल लिया। उसी पल गड्ढे में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। तभी हम देखते हैं कि औरतों के झुंड के पीछे से एक नया मॉर्विन बाहर निकल आया। शायद ये उस बड़े मॉर्विन का बच्चा था। उसे देखते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई, मगर फ्रेया ने खुद उसका सामना करने का फैसला किया। जल्द ही उसके पिता उसकी मदद करने के लिए आए, मगर मॉर्विन ने एक ही झटके में उन्हें पछाड़ दिया। तभी अचानक गड्ढे वाला मॉर्विन भी जलते हुए बाहर कूद पड़ा और उसने बेहद गुस्से में आम लोगों पर हमला बोल दिया। वुल्फ्रिक और कीनन ने मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाए। तब गुन्नार उनकी मदद के लिए आया, लेकिन मॉर्विन ने अपनी पूंछ के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर से जंगल की ओर भाग गया। उसी वक्त एरिक ने कीनन को खबर दी कि एक और मॉर्विन भी है जिसका सामना फ्रेया अकेले कर रही है। कीनन तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि फ्रेया अपने पिता की लाश गोद में लेकर रो रही थी। तब कीनन ने उसे हौसला दिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी गांव वाले मॉर्विन के डर से गांव छोड़कर जा रहे थे। एरिक ने कीनन से कहा कि वो उसके साथ गांव में ही रुकना चाहता है, पर कीनन ने उसे समझाया कि ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे बाकी गांव वालों के साथ कश्ती में बैठकर चले जाना चाहिए। उसने एरिक से वादा किया कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। फिर कीनन वुल्फ्रिक के पास गया। राजा की मौत के बाद अब अगला राजा वुल्फ्रिक ही था, मगर वो चारों ओर तबाही देखकर काफी निराश हो चुका था। पर फिर कीनन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो दोनों मिलकर मॉर्विन का काम तमाम करके रहेंगे, ताकि गांव वाले एक बार फिर से खुशहाली से रह पाएं। फिर कीनन ने बोरोमीर को नए हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद वो फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ उस तालाब पर गया जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और फिर पानी की गहराइयों में जाकर उसने अपने काम की चीजें ढूंढी। इसी दौरान अचानक उसने एक मॉर्विन को तालाब में देखा, तो वो तुरंत पानी से बाहर आ गया, मगर जिस बोट से वो आई थी वो तो एकदम टूटी हुई थी। उस पर वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा था और फ्रेया का कोई नामो निशान ही नहीं था। उधर बोरोमीर एक नया भाला बनाने में जुटा हुआ था। जल्द ही कीनन वहां आया और उससे भाला लेकर एक कुयान में घुस गया, जहां जमीन के नीचे एक खुफिया रास्ता जाता था। उसके साथी भी उसके पीछे आए और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर किसी गुफा में फ्रेया की आंख खुली तो वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो लाशों के ढेर में पड़ी थी। जैसे ही उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मॉर्विन उसके सामने आ गया, पर तभी उसे कीनन और उसके साथियों के आने की भनक लग गई और वो फ्रेया को छोड़कर उन्हें ढूंढने लगा। उधर कीनन और उसके साथी गुफा में घुस चुके थे, जहां उनके सामने उबलते लावा से भरा हुआ गड्ढा था। जल्द ही मॉर्विन ने उन पर हमला कर दिया। तब कीनन और उसके साथी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका सामना करने लगे। उन्होंने छोटे वाले मॉर्विन का खात्मा किया, पर इसी दौरान दूसरे मॉर्विन ने बोरोमीर को मार डाला। उधर फ्रेया भी उठी तो एक जख्मी मॉर्विन उसके सामने आ गया। वो अब देख नहीं पा रहा था और सिर्फ आवाज के जरिए फ्रेया को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहीं कीनन और वुल्फ्रिक दीवार की दूसरी ओर से फ्रेया को आवाजें दे रहे थे। तब उनकी आवाज सुनकर मॉर्विन ने उसी जगह हमला कर दिया और फ्रेया ने ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचाई। अब हमले से दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और फ्रेया को कीनन तक पहुंचने के लिए इसके ऊपर जाना था, लेकिन ये छेद बेहद छोटा था, इसलिए कीनन ने फ्रेया को भाला दिया और फ्रेया ने जबरदस्त वार से मॉर्विन को मार गिराया। आखिरकार फ्रेया और कीनन एक बार फिर से एक दूसरे के साथ थे, मगर खुश होने की बजाय वो गुफा में मौजूद लाशों का ढेर देख रहे थे, जिससे उन दोनों का खून सूख गया। तभी उन्हें मॉर्विन के आने की आवाज सुनाई दी और वो भागे, और तब मॉर्विन ने वहां आकर देखा कि उसका बेटा मर चुका था। तो वो गुस्से से भरकर कीनन और उसके साथियों के खून की प्यासी हो गई। उधर वुल्फ्रिक, कीनन और फ्रेया गुफा में दौड़ते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर आ पहुंचे, मगर यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था क्योंकि पहाड़ी पर उनके पैर फिसल रहे थे। फ्रेया ने उतरने की कोशिश की, मगर उसका पैर फिसला और ऐन वक्त पर कीनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाया। इधर मॉर्विन ने अचानक वहां आकर वुल्फ्रिक पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर मॉर्विन ने वुल्फ्रिक को उठाकर कीनन की ओर फेंक दिया और वापस गुफा में घुस गया।
कीनन अपनी तलवार लेकर उसके पीछे गया तो उसने मॉर्विन की टांग काट डाली। उसने अपने सामने खून बहता देखा और तभी हम देखते हैं कि मॉर्विन पीछे से कीनन पर झपटने वाला था। तभी ऐन वक्त पर फ्रेया ने पीछे से मॉर्विन पर हमला कर दिया और कीनन ने उसी वक्त मुड़कर मॉर्विन पर लगातार हमले किए, मगर मॉर्विन उसे घसीटता हुआ पहाड़ी की चोटी तक ले आया, जबकि फ्रेया उसे पीछे से पकड़े हुए थी। कीनन ने अपनी तलवार उठाकर एक आखिरी हमले से मॉर्विन का हाथ काट डाला, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद वो दोनों वुल्फ्रिक के पास गए जो बुरी तरह से जख्मी था। उसने पूछा कि क्या मॉर्विन मर गया है, जिस पर फ्रेया और कीनन ने हामी भरी। अब वुल्फ्रिक को कीनन की बहादुरी पर खूब नाज हुआ। आखिरकार मरते हुए वुल्फ्रिक ने अपना लॉकेट कीनन के हाथ में दे दिया, जिसका मतलब ये था कि वुल्फ्रिक के बाद अब कीनन अगला राजा होगा। इसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को मॉर्विन के खात्मे की खुशखबरी दी और फिर कीनन ने फ्रेया को चूम लिया। फ्रेया से शादी करके कीनन गांव का नया राजा बन गया और उसने एरिक को गोद ले लिया। धरती पर अपने नए परिवार के साथ अब कीनन हमेशा के लिए यहीं रुक गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।